नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम आज जानेंगे यूनिट 1 के टॉपिक 1.5 कविता का उद्देश्य के बारे में। बिना देरी के हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कविता का उद्देश्य। जहाँ तक रीतिकालीन कविता के उद्देश्य का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि रीतिकालीन कवि कविता से धन प्राप्त करना चाहते थे। इससे उनकी आजीविका चलती थी। बिहारी को एक दोहे के बदले में एक अशर्फी मिलती थी। अब यहाँ पे जो है सबसे बड़ा सवाल इस बात पे है कि जो रीतिकाल के कवि थे ये कविता क्यों लिखते थे। ठीक है, यहाँ पे हमें टॉपिक में बताया गया कविता का उद्देश्य। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि जो रीतिकाल के कवि थे कविता क्यों लिखते थे। इसका हमें यहाँ पे जवाब दिया गया है। सीधा साधा इसका जो आंसर है वो था धन कमाना। तो इस समय के जो कवि थे उनके लिए जो कविता थी वो उनकी रोजी रोटी का माध्यम थी। यहाँ पे वो रीतिकाल के कवि बिहारी का एग्जाम्पल देके हमें कहते हैं कि जो महाकवि बिहारी है इनको सिर्फ एक दोहा लिखने के बदले में एक सोने की अशर्फी दी जाती थी, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। तो इसीलिए इस समय के ज़्यादातर कवि कविताएं करते थे। आगे है ठाकुर, ये भी एक कवि का नाम है। ठाकुर जैसे मुक्तक कवि काशी राज के संबंधी काशी के नामी रईस बाबू देवकीनंदन के आश्रित थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन कवियों के आश्रयदाताओं का उल्लेख किया है। सूदन भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र सूरजमल के यहाँ रहते थे और द्विजदेव अयोध्या के महाराज के आश्रित थे। आलम औरंगजेब के बाद दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में पलते थे। तो यहाँ रीतिकाल में जो कवि थे वो किसी ना किसी राजा या अमीर आदमी के यहाँ रहकर कविताएं लिखते थे। कुछ एग्जाम्पल दिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने बताया जैसे ठाकुर है, ठाकुर जो है ये काशी के रईस देवकीनंदन के यहाँ रहते थे। और सूदन का बताया कि भरतपुर के महाराज सूरजमल के यहाँ रहते थे। फिर इन्होंने आलम के बारे में बताया कि औरंगजेब के जो बेटे हैं मुअज्जम, इनके दरबार में रहते थे। तो बेसिकली यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हर बड़े कवि का कोई ना कोई सहारा या आश्रयदाता होना यहाँ ज़रूरी था। आगे वो कहते हैं पद्माकर भट्ट कई राजाओं के दरबार में गए। नागपुर, पन्ना, जयपुर और उदयपुर के महाराणा के दरबार में रहे। भिखारीदास प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के भाई बाबू हिंदुपति सिंह के दरबार में शोभा बढ़ाते थे। देव अनेक रईसों के यहाँ रहे। उन्हें अफसोस रहता था कि उन्हें कोई अच्छा आश्रयदाता नहीं मिला। इसी तरह भूषण भी कई जगह रहे। अंत में छत्रसाल और शिवाजी के आश्रय में रहे। फिर वही मतीराम बूंदी के महाराज भाव सिंह के दरबारी थे। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि ये लोग कवियों को आश्रय क्यों देते थे। अब यहाँ पे क्या किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने डिटेल में बताया कि कौन कौन सा कवि कहाँ रहता था। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि कुछ कवि तो ऐसे थे जो दरबार में एक दरबार से दूसरे दरबार घूमते रहते थे, जैसे पद्माकर और देव। इन दोनों ने बहुत सारे राजाओं के पास कविताएं लिखी। फिर इन्होंने भूषण का बताया और ये भी बताया कि इन कवियों का जो काम था वो राजाओं के दरबार की रौनक बढ़ाना था। आगे ये एक प्रश्न उठाते हैं कि ये लोग कवियों के आश्रयदाता क्यों थे, ये कवियों के आश्रय क्यों देते थे ये लोग। इसका आगे ये आंसर देते हैं। दरअसल इन कवियों की उपस्थिति से राज दरबार की शोभा बढ़ती थी। वह जो कविताएं सुनते थे वह उनके मनोनुकूल होती थी और उनकी चित्त प्रसन्न हो जाता था, उनका चित्त प्रसन्न होता था ये सुनकर। कवियों को भी अपना आश्रय बनाए रखने के लिए अपने आश्रयदाता को प्रसन्न रखना आवश्यक हो गया। अब यहाँ पे तो पहले हमारे सामने एक प्रश्न आया कि ये लोग जो है कवियों को आश्रय क्यों देते थे। फिर हमें इसके बाद ये भी बताया कि दो रीज़न से ये लोग इन्हें आश्रय देते थे। पहले तो ये था कि कवियों को दरबार में जब रखते थे तो दरबार में अच्छे कवियों का होना राजा की शान को बढ़ाता था। दूसरा ये बताया कि कवि ऐसी कविता सुनाते थे जो राजा को पसंद आए राजा को, और उनसे राजा का मनोरंजन हो। और कवियों की ये मजबूरी थी इस समय कि अगर वे दरबार में टिके रहना चाहते थे तो उन्हें ऐसी बातें लिखनी पड़ती थी जिससे जो है उनके राजा खुश हो। इसीलिए रीतिकाल की कविता में जो है हमें प्रशंसा और मनोरंजन ये बहुत अधिक देखने को मिलता है। आगे देखें, इसीलिए हिंदी में एक मुहावरा प्रचलित हुआ। कौन सा मुहावरा, ये है ठाकुर सुहाती कहना। आपको सच या झूठ नहीं कहना, वरन ऐसी बातें कहनी है जो ठाकुर को अच्छी लगे, ये इस मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इस समय यानी रीतिकाल में जो कविताएं लिखी जा रही थी उसके लिए एक मुहावरा मशहूर हुआ। कौन सा, ठाकुर सुहाती। और इसका मतलब इन्होंने क्या बताया, इनका मतलब था कि आपको सच या झूठ से कोई मतलब नहीं है, आपको बस ऐसी बातें बोलनी है जिससे जो आपका मालिक है या आपका जो राजा है वो उसको वो बात अच्छी लगे और वो खुश हो जाए। यानी सीधे शब्दों में अगर कहे तो राजा की चापलूसी करना या उनकी हाँ में हाँ मिलाना इस समय के कवियों का मेन काम था। आगे देखें, यदि किसी राजा को वीर रस की कविता पसंद आती थी
तो ये कवि वैसी कविताएं लिख देते थे। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि कवि की कविता सिर्फ आश्रयदाता को ही पसंद आए यह पर्याप्त नहीं था, वह दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को भी पसंद आनी चाहिए। वह सब आ और वाह करे, तभी कवि की कविता सफल मानी जाएगी। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उस समय के जो कवि थे वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि राजा को पसंद करने के लिए कविता लिखते थे। साथ ही साथ ये था कि अगर राजा को वीरता की बातें पसंद आती है तो कवि तो वीरता वाली कविताएं लिखेगा, कोई और पसंद आती है तो कवि कोई और लिखेगा। लेकिन इसमें एक सबसे ज़रूरी बात ये थी कि कवि जो भी कविता लिखेगा वो केवल राजा को पसंद नहीं आनी चाहिए, बल्कि राजा के साथ साथ उस दरबार में जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी को पसंद आनी चाहिए। अगर सब लोग वाह वाह करेंगे तभी उस कवि की जगह दरबार में पक्की मानी जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कवि की जगह उस दरबार में पक्की नहीं मानी जाती थी। तभी कवि दरबार में उपस्थित रहेगा। कवि को हर समय दरबार में अपनी उपयोगिता प्रमाणित करनी होती थी, अन्यथा राजा उसको धन क्यों दे। दरबार में बने रहने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उनकी मेहनत कविता में दिखाई देनी चाहिए। फिर दरबारियों में ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, षड्यंत्र सबसे निपटना आना चाहिए। ठीक है, इस कारण उसे प्रतिष्ठित अपनी स्वामी भक्ति के साथ कवित्व शक्ति का भी परिचय देना होता है। इसीलिए इन कवियों की कविताओं का एक स्तर हुआ करता था। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर कवि दरबार में टिके रहना चाहते हैं तो ये उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि दरबार में टिके रहने के लिए वह दूसरे दरबारियों की उन्हें जलन झेलनी पड़ती थी, चुगलियाँ और उनकी साजिश, इन सब का कवि को सामना करना पड़ता था। इसके साथ साथ कवि को अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती थी, और इसी दबाव की वजह से क्या था, वह ऊंचे स्तर की कविताएं लिखते थे और अपनी किसी भी कमज़ोर रचना को वह खुद ही हटा देते थे ताकि उनकी काबिलियत पर कोई सवाल खड़ा ना हो। आगे देखें, कमज़ोर रचना को कवि स्वयं ही छाट देते थे। जितनी अच्छी कविता वह लिख सकते थे लिखते थे, उससे अच्छी कविता तो वह लिख ही नहीं सकते थे। इस संदर्भ में एक बात तो और भी दृष्टव्य है कि दरबार में आमतौर से पुरुष बैठा करते थे और सब युवा और प्रोण हुआ करते थे। उनकी स्वाभाविक रुचि श्रृंगार रस में थी, इसीलिए ये कवि युवा और प्रोण पुरुषों की दृष्टि से लिखी गई कविता रचते थे। रीतिकाल की कविता की स्त्री पदार्थ है, विषय है, वह सहृदय नहीं है। उसको कविता नहीं सुनानी है, कविता पुरुष को सुनानी है जो स्त्री का भोग करना चाहता था। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये थी कि इस समय दरबारों में ज़्यादातर लोग कौन थे, पुरुष थे, जो कि या तो जवान थे या पुरुष बुजुर्ग थे। ठीक है, और इसी वजह से क्या था, कवियों ने सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस की कविताएं लिखी जिसमें प्रेम और सुंदरता इसके बारे में था ये सब। यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि रीतिकाल की जो कविता थी इसमें स्त्रियों को एक इंसान के तौर पर नहीं देखा जाता था, वस्तु की तरह या उपभोग के विषय की तरह यहाँ पे स्त्री को दिखाया गया था। और कवि का उद्देश्य क्या था, स्त्री को कविता सुनाना उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि उन पुरुषों को खुश करना था जो स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझते थे। तो इसीलिए इस समय के कवि जो है ज़्यादातर श्रृंगार रस की कविताएं लिखते थे। आगे देखते हैं, इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि कविता जो थी वो प्रतिभा से नहीं बनती, परिश्रम से, लिखते पढ़ते रहने से भी कविता लिखी जा सकती है। कविता को सीखा सिखाया जा सकता है। अब यहाँ बहुत बड़ी बात हमें एक समझने में आती है कि कविता लिखना सिर्फ जन्मजात हुनर नहीं था और ना ही ये कोई भगवान की देन थी, बल्कि यहाँ पे ये था कि अगर आप मेहनत करें और लगातार पढ़ते रहे, लिखते रहे, तो आप भी कविता लिखना जो है सीख सकते हैं। यानी कि कविता एक ऐसी कला है जिसे कोई भी मेहनत करके जो है हासिल कर सकता है। प्रतिभा के साथ उसे और भी बहुत कुछ आना चाहिए। इन्हीं सब बातों के लिए लक्षण ग्रंथ है। यदि आपने लक्षण ग्रंथ पढ़े रखे हैं तो आप भी कविता बना सकते हैं, सुना सकते हैं और सभा समाज में, दरबार में उठ बैठ सकते हैं। इसीलिए कविता सिर्फ आत्माभिव्यक्ति नहीं बल्कि निर्व्यक्ति कारीगरी है। अब यहाँ पे बताया गया कि रीतिकाल में जो लक्षण ग्रंथ है वो इसीलिए लिखे जाते थे ताकि जो लोग हैं वो कविता के नियमों को सीखें, और अगर उनको इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद कविता आ जाती है तो वह भी दरबार में खड़े होकर कविता सुनाने के काबिल बन सके। और इसीलिए कहा जाता है कि जो रीतिकाल की कविता है ये सिर्फ दिल की बात कहना नहीं है, बल्कि यह एक तरह की कारीगरी है जिसमें जो है नियमों के हिसाब से उसे सजाकर पेश किया जाता है। आगे देखें, रीतिकालीन कविता के पाठक नहीं होते थे वरन श्रोता होते थे। कवि को राज दरबार के सदस्यों को कविता सुनानी होती थी। जब कविता सुनाई जाती थी तब वह अनिवार्यतः मुक्तक होती थी। अब उस जमाने के जो लोग थे वो कविता को कम पढ़ते थे और ज़्यादातर लोग क्या थे, वो कविता सुनने का काम करते थे। यानी कविता के जो पाठक थे वो कम और श्रोता ज़्यादा थे।
अब आप खुद सोचो कि जब दरबार में उनके सामने कविता सुनाई जाएगी तो वह छोटी होनी चाहिए ताकि सबको जो है वो तुरंत आसानी से समझ में आ जाए। इसीलिए उस समय जो है मुक्तक कविताएं ज़्यादा लिखी गई। मुक्तक कविताएं ऐसी होती है जो छोटी और स्वतंत्र कविताएं हो, उसे मुक्तक कविता कहते हैं। तो इसीलिए रीतिकाल में जो है अधिकतर हमें मुक्तक कविताएं देखने को मिलती है। दरबार में और भी लोग हैं, उन्होंने बीच बीच में आना जाना होता है, अतः कवि को अपने में संपूर्ण रचना सुनानी होती है। उसका आगे पीछे की कविता से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। कल जो सुनाई थी या सुनाई है वह याद रखने की ज़रूरत नहीं। आज जो सुनाया है उसी का अर्थ अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। बिहारी के दोहों का संदर्भ दोहों के भीतर ही होता है। कवि की रचना सुनने के बाद राजा को हिसाब किताब देखना होता है, न्याय करना होता है, नृत्य देखना है, सिर्फ कविताएं ही नहीं सुननी। इसीलिए देव, बिहारी, घनानंद, मतीराम आदि अधिकांश कवियों ने जो है मुक्तक रचनाएं की। अब यहाँ पे बताया गया है कि दरबार में जो राजा था उसके पास बहुत काम होते थे, ठीक है, जैसे न्याय करना, हिसाब किताब देखना। तो उसके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वह घंटों घंटों बैठ के कविताएं सुन सके। इसीलिए क्या किया गया, यहाँ पे जो बिहारी का एग्जाम्पल देके बताया गया कि जो बिहारी है ये ऐसे कवि थे जो दोहे लिखते थे और इनके जो दोहे थे वो अपने आप में पूर्ण थे। यानी कि कल क्या सुनाया था उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं थी। आज जो हम दोहा सुन रहे हैं उसका मतलब जो था, उसके दोहे का जो मतलब था वो आज ही पूरा हो जाएगा, और कल जो हम सुनेंगे उसके लिए हमें आज वाला याद रखने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो इसी कारण की वजह से इस दौर के जो बड़े कवि हुए उन्होंने लंबी कविताओं की बजाय छोटी छोटी कविताएं जैसी मुक्तक कविताएं या फिर छोटे छोटे दोहे लिखने ज़्यादा ज़रूरी समझे। आगे देखें, रीतिकाल की कविता युवावस्था की कविता है। यहाँ रस का अर्थ श्रृंगार रस है और सबसे पसंदीदा विषय है यहाँ का नायिका भेद। फिर अपनी पत्नी का मिलना भी क्या मिलना है, वह तो उपलब्ध है। सामर्थ्य तो तब है जब दूसरे की पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसा ले। अब रीतिकाल की जो कविता थी, तो रीतिकाल की कविता को जवानी की कविता भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो जोश और प्रेम की बातें थी इन पर ज़्यादा जोर दिया गया। और जब भी रस की बात होती है तो इसका मतलब हो जाता है यहाँ पे श्रृंगार रस, जिसमें प्रेम और सुंदरता की बात आती है। और इन कवियों का सबसे प्रिय विषय भी नायिका भेद था रीतिकाल के कवियों का। और इस समय के जो कवि थी उनकी बहुत अजीब सी सोच थी। वह ऐसा मानते थे कि अपनी पत्नी से प्रेम करना तो बहुत साधारण सी बात है। असली मर्दानगी या असली काबिलियत तो इस बात में है जब दूसरी किसी स्त्री को अपने प्रेम में फंसाया जाए। ये इस समय की विचारधारा थी। फिर एकाध प्रेमिकाओं का क्या मतलब, तरह तरह की स्त्रियों का आनंद लेने की कामना इस कविता में दृष्टिगत होती है। ऐसी स्त्रियां कैसी होती है, उनसे मिले आनंद का रूप क्या है, इसी का विश्लेषण करने के लिए नायिका भेद का विशाल साहित्य रच डाला गया। अब इन कवियों की जो कल्पना थी उसमें सिर्फ एक प्रेमिका काफ़ी नहीं थी। वह जो थे अलग अलग तरह की स्त्रियों और उनसे मिलने वाले सुखों का वर्णन अपनी कविताओं में करते थे। जैसे स्त्री कैसी दिखती है, किसका कैसा स्वभाव है, वह कैसे खुश होती है, इन सभी बातों को बहुत बारीकी से समझने के लिए जो है नायिका भेद की ढेरों किताबें और ढेरों कविताएं हमें इस रीतिकाल में देखने को मिलती है। यहाँ एक बात और गौर करने लायक है कि रीतिकाल के कवियों ने बलात्कार को कभी भी गौरवान्वित नहीं किया। वह इस काल का नायक अपनी नायिकाओं से सहमति लेने के लिए पूरा प्रपंच रचता है। भले ही वह उसे झांसा दे, ठग ले, बेवकूफ़ बना ले, लेकिन वह चाहता है कि इन काम संबंधों में स्त्री सहमत हो जाए। अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है कि भले इन कवियों की सोच आज के हिसाब से सही नहीं लगती हमें, लेकिन उन्होंने कभी भी क्या किया, ज़बरदस्ती या हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। इस दौर के जो कविता थे या उनके नायक थे तो वो क्या करते थे, वो स्त्री की मर्जी हासिल करने के बाद ही ये सब करते थे। उसे कि चाहे वह इसके लिए झूठा जाल बुने, झूठ बोले, झांसा दे, पर उनका मकसद यही होता था कि स्त्री अपनी मर्जी से उनके साथ आए। यह अलग बात है कि नायकों की दृष्टि में स्त्री भोग एक वस्तु है, उसका कोई मानवीय अस्तित्व नहीं है। अतः पूरा साहित्य जैविक स्तर की अनुभूतियों तक सिमट जाता है। यहाँ पे हमें यह बताया गया कि इस पूरे साहित्य में स्त्री को एक इंसान की तरह सम्मान नहीं दिया गया, बल्कि उसे क्या केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। इसीलिए जो रीतिकाल की अधिकतर कविताएं थी ये केवल शारीरिक सुंदरता, शारीरिक सुखों इस तक ही सीमित रह गई थी, और इसमें वो गहराई नहीं पाई जा सकी जो आत्मा या ऊंचे मानवीय मूल्यों में हमें दिखाई देती है। आगे देखें, कुछ आलोचकों का मत है कि बिहारी जैसे रीतिकालीन कवि सामंती अभिजात्य के कवि हैं। सारा नायिका भेदी काव्य पुरुष दृष्टि का काव्य तो है ही, स्त्रियां भी अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए सजती संवरती रहती है। दिन रात श्रृंगार की चिंता उन्हें सताती रहती है क्योंकि उनका सौंदर्य बिकाऊ है। अब यहाँ बता रहे हैं कि कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि जैसे बिहारी है
बिहारी जैसे बड़े बड़े कवि जो है वो राजाओं के कवि थे और उनकी कविताओं में सब कुछ जो है पुरुषों के नज़रिए से लिखा जाता था। लेकिन इन कविताओं में जो स्त्री थी वो खुद को बहुत सुंदर दिखाने के लिए दिन रात हमेशा सजती रहती थी और उनके लिए अपनी सुंदरता ही सब कुछ थी, क्योंकि उसी के दम पर उन्हें समाज में या दरबार में जो है जगह मिलती थी। आगे इस सामंती समाज को रिझाना ही उनके जीवन का चरम सामर्थ्य था। सुधीश पचौरी का मत है कि ये नायिकाएं सिर्फ कवि की कल्पना नहीं है, वरन ये उस युग की सचमुच में थी। उनमें सुख, स्वप्न, पीड़ा और परेशानी अधिक सामर्थ्य है। इसीलिए यह कविता भी एक सीमा तक प्रभावित करती है। उनका रिश्ता मानवीय कम और जैविक अधिक है। अतः नायक नायिकाएं हमें चरित्र कम लगते हैं और प्रतिनिधि अधिक लगते हैं। अब डॉक्टर सुधीश पिचौरी हैं, इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही इस समय की, और वे कहते हैं कि जो सुंदर नायिकाएं जो है जिसके बारे में रीतिकालीन कविताओं में हमें देखने को या पढ़ने को मिलता है, ये सिर्फ कवियों के दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि उस समय की हकीकत थी। उनके दुख, उनकी तकलीफ़ें और उनके सपने, ये सब जो थे सच थे, लेकिन उनके रिश्तों में जो जज्बात था वो कम और शारीरिक आकर्षण ज़्यादा था। इसीलिए वे हमें जीते जागते इंसान कम और उस दौर के समाज का एक नमूना ज़्यादा लगते थे। भारत में अत्यंत प्राचीन काल में बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं और किसी विचारक ने यह नहीं लिखा कि यह गलत था। उसे हमारे समाज ने स्वीकार कर लिया था। समाज में बहुप्रति प्रथा भी रही होगी, परंतु एक प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो गई। सामान्य गृहस्थों के लिए भले ही एक पति एक पत्नी का आदर्श रहा हो, राजा तो सभी परंपराओं, नियमों और मान्यताओं से ऊपर था। उसका जब मन किया, जिससे मन किया उसने विवाह कर लिया। जब एक से अधिक विवाह हो सकता है तो 2, 4, 10 में कोई सीमा नहीं। उत्तर काल में मुस्लिम शासन के दौरान हरम की जो है, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि अगर हम समाज को देखें तो भारत में एक से ज़्यादा शादियाँ करना, जिसे बहु विवाह कहते हैं, ये बहुत पुरानी प्रथा है। जैसे अगर यहाँ पे हमें राजा दशरथ का एग्जाम्पल दिया है कि उनकी 3 रानियाँ थी और उस समय किसी को ये गलत नहीं लगता था। फिर राजाओं के लिए तो कोई नियम ही नहीं है, वह जब चाहे जितनी चाहे शादियाँ कर सकते थे, उनके लिए शादियों की कोई गिनती नहीं थी। फिर ये बताते हैं उत्तर मध्यकाल की हरम प्रथा के बारे में, जो मुस्लिम शासनों की प्रथा थी, और वह कहते हैं जो हरम की व्यवस्था थी वो मुस्लिम साम्राज्य में की गई। जब पत्नियों की संख्या बढ़ गई तो उनके रहने के लिए, एक साथ रहने के लिए घर की व्यवस्था की गई, उसे ही हम हरम कहते हैं। इस हरम में कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता था। राजा को जो स्त्री पसंद आती थी उसे पकड़कर मंगवा लेता और हरम में रख दिया जाता था। अब यहाँ हरम प्रथा के बारे में बताया है कि उत्तर मध्यकाल में प्रथा आई मुस्लिम शासन से। तो हरम का जो रिवाज था ये इस समय बढ़ गया, जहाँ राजाओं को बहुत सारी रानियाँ और दासियाँ एक साथ रखने में आसानी होती थी, और इसी माहौल का असर उस समय की कविताओं पर भी हमें साफ तौर से देखने को मिलता है। उस समय के जो राजाओं थे उनकी रानियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उनके रहने के लिए एक अलग और सुरक्षित जगह बनाई गई, और उसी जगह को ये हरम कहते थे। ठीक है, यहाँ के नियम जो थे वो बहुत कड़े थे। उन नियमों में क्या था कि वहाँ राजा के अलावा कोई भी दूसरा पुरुष इस हरम में कदम नहीं रख सकता था, और राजा की ताकत इतनी थी कि अगर उसे कोई स्त्री पसंद आती थी तो वह उसे अपने पास बुलवा लेता था और हमेशा के लिए अपने हरम का हिस्सा बना लेता था। इस बहुपत्नी प्रथा के कारण पत्नियों में पति को वश में करने के लिए प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है। जायसी के पद्माकर में नागमती और पद्मावती के बीच सोतिया जहाँ दिखाई देती है। अपने आप को सबसे सुंदर दिखाने की कामना इसी प्रतिस्पर्धा से पनपती है, ताकि पति की जब नज़र पड़े तब उसकी नज़र वहीं ठहर जाए। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि एक ही राजा की इतनी सारी रानियाँ होती थी, और उसी वजह से यहाँ पे सोतिया डहा यानी कि जलन एक दूसरे से हो जाना बहुत आम बात थी, और हर रानी ये चाहती थी कि राजा सिर्फ उसे पसंद करे, किसी और को नहीं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है जायसी की रचना पद्मावत का, जिसमें बताया है कि पद्मावत में नागमती और पद्मावती ये 2 रानियां थी। इनके बीच का द्वंद्व दिखाया गया है कि रानियों में खुद को सबसे सुंदर दिखाने की यहाँ पे होड़ लगी रहती थी, ताकि जब भी राजा आए तो राजा की नज़र सिर्फ उसी रानी पर टिक जाए, किसी और पर ना पड़े। जीवन का यही चरम लक्ष्य है। इसके वर्णन से रीति काव्य भी भरा पड़ा है। फिर इसी कारण अनैतिक यौन व्यवहार की आकांक्षा बनी रहती है। स्त्रियाँ चुपके चुपके अपने प्रेमियों के पास जाने की जुगत बिछाती रहती है। इशारे होते हैं, दूतियाँ आती जाती हैं, मिलन विरह
होता रहता है। इस पूरे प्रकरण को गोपनीय बनाए रखने के लिए फिर कुछ अनैतिक क्रिया व्यापार होता है, अर्थात पूरा साहित्य स्त्री पुरुष के यौन संबंधों के आसपास मंडराता रहता है। अब यहाँ बताया गया कि रीतिकाल की जो कविताएं थी वो ऐसी ही कहानियाँ और सुंदरता के वर्णन से भरी पड़ी है, लेकिन इन सब बंद माहौल के पीछे एक हकीकत ये भी थी कि अक्सर जो है प्यार के गुप्त रास्ते भी इसी समय ढूंढे गए। कहानियों में दिखाया गया कि कैसे स्त्रियां चुपके से जो है अपने प्रेमियों से मिलने के तरीके निकालती थी, अपनी सहेलियों से संदेश पहुंचाने का काम करती थी और वहीं चोरी छुपे मिलती थी और विरह के खेल यहाँ पे रचे जाते थे। इन सब गुप्त बातों को छिपाने के लिए जो था कई बार गलत रास्तों का इन्हें सहारा भी लेना पड़ता था। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये जो रीतिकाल का पूरा साहित्य है और उस समय का जो समाज है, और मुख्य रूप से उस समाज की स्त्री और पुरुष के शारीरिक और प्रेम संबंधों के इर्द गिर्द ही ये हमें घूमता हुआ नजर आता है रीतिकाल। ठीक है, तो यहाँ हमने आज का अपना टॉपिक समाप्त कर लिया है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।